देखो बच्चों, जब हम लोग सबसे पहले लेंस के बारे में बात करते हैं वो तो टॉपिक 10th क्लास का हो गया। इसके बाद हम आते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे बेंड कर जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये नॉर्मल है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पता होगा शायद आप लोगों को, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बच्चों। हर मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो बताता है कि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर है, लाइट को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करेगा। जो मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो लाइट को ईजिली पास होने नहीं देते, उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसमें n जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, c जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, कोई डाउट? अब अगर आप इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन चाहते हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ऑन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपको एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे भी क्वेश्चन दिया था, मैं फिर से दे देता हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चों, स्नेल्स लॉ क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 sin i is equal to n2 sin r। इस बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल प्रिज्म। एक लाइट रे एक इक्विलेटरल प्रिज्म पे आ रही है। कोई बच्चा बताएगा इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या होता है? उसके एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। और ये क्या करती है? मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म इनसाइड इट। जब वो प्रिज्म के अंदर जा रही है तो बेस के पैरेलल जा रही है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। कोई डाउट? अब बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत? निशान बताओ अच्छे, ठीक है। तो ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। हम लोगों ने छोटी सी क्लास से पढ़ा है बच्चों, प्रिज्म का ऐसा सा वो बनता है, कुछ याद आ गया हमको? ठीक है, ये इधर देखो बच्चे, चलो बच्चों, ये हो गया। ये इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। लगा दे n1 sin i is equal to n2 sin r। n1 sin i is equal to n2 sin r। n1 is 1, sin i is sin i, n2 is √3, sin r is r। अब कहानी ये आती है कि r कैसे निकालें? r निकालें ज्योमेट्री से। ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब 60 60 और 60 60 60 60। ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। अब ये 60 तो ये कितना होगा फिर? एक्चुअली क्या है बच्चों, एक रूल होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। तो ये पूरा, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 90। ये 60 तो ये 30। तो इसका मतलब r क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। साइन i इज इक्वल टू, हाँ बच्चे बोलो, हाँ बच्चे, √3/2। i कितना हो जाएगा बच्चे? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम में जा रही होती है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई एक रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे मान लो ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है, इससे रे जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, ये आई है, ये आर है। अगर आई बढ़ाओगे तो आर और बढ़ता जाएगा, आई बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा होता है कि अगर आप आई की वैल्यू ज़्यादा कर दो तो आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। जैसे मान लो हमने आई को और बढ़ाया। हमेशा ध्यान रखना, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जा रही हो तो और आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आई। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। आपने आई को बढ़ाया, आर और बढ़ गया, तो आई को अगर आप बढ़ाते गए एक टाइम आर की आई की ऐसी वैल्यू हो जाती है कि आर ऐसे हो जाता है, मतलब रे ऐसे जाती है। इसे कहते हैं ग्रेजिंग कंडीशन। इस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। इस टाइम पे इसको कहते हैं ग्रेजिंग कंडीशन। इस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर रे सीधे टकरा करके वापस ही आ जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन कंडीशन कब कब है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो तो ये होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो ये होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो ये हो जाएगा। रे वापस टकरा करके उसी मीडियम में आ जाती है, जिसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई डाउट बच्चों? बोलो। देखो बच्चों, ये लाइट रेज आ रही है, हमको इसका पाथ ट्रेस करना है। अभी तो ये फिलहाल सीधे सीधे ऐसे एंटर कर जाएगी क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। जब सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइट रे एंटर करती है, ओब्लिकली एंटर नहीं करती है, तो सीधा पाथ चलती है। यहाँ पर अब डिपेंड करते क्या होगा। अगर TIR हुआ तो टकरा करके ऐसे निकलेगी, वरना रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे जाएगी। तो हमें पता करना है। अब इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो इसके लिए रूल है बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो TIR होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो तो क्या होगा? नो TIR होगा। अगर हम TIR की बात करें तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। जैसे बच्चों जब हमने रे डायग्राम बनाया था तो तीन कंडीशन पढ़ी थी, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके जा रही है। सेकंड कंडीशन में लाइट क्या कर रही थी? ग्रेज कर रही थी। थर्ड कंडीशन में TIR हो रही थी। तो सेकंड कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिटिकल एंगल। इस टाइम में हमने आपको बताया था कि ये जो एंगल है इसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, सॉरी इसमें इसे एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और ये एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर आप इस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इस पे क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। N1 sin I की जगह sin IC हो जाएगा, और N2 sin R की जगह sin 90 हो जाएगा। sin 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। N1 sin IC इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ, मोस्टली आउटसाइड मीडियम एयर होता है तो N2 1 हो जाता है, तो sin IC क्या हो जाएगा? इसको नीचे ले आएंगे, 1/N1 हो जाता है। तो ये बच्चों क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये आता है, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारी सिचुएशन है, इस टाइम हमारी ये सिचुएशन है, तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? डेराइव तो नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। sin IC इज इक्वल टू 1/N, वेयर N इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब यहां पर हमें चेक करना है कि इस लाइट रे का क्या होगा। इस लाइट रे का क्या होगा ये डिपेंड करता है कि यहां होने क्या वाला है। देखो अच्छे, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इससे सारी कहानी मैटर करती है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टी आई आर होगा, और अगर कम हुआ तो नो टी आई आर। अब क्वेश्चन यहां उठता है, बच्चे कहते हैं सर हम यहां से ना एक काम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको दे रखे हैं, तो दोनों लाइट अलग अलग वेवलेंथ की हैं, दोनों लाइट अलग अलग वेवलेंथ के लिए, तो दोनों के लिए क्या होगा, फिर आप कहोगे सर दोनों के लिए हम ये निकाल लें, क्रिटिकल एंगल निकाल लें। पर चक्कर क्या है, इसमें क्रिटिकल एंगल नहीं आ सकता। जैसे मान लो आप इसके लिए करते हो, तो साइन आई सी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, 1/1.33। क्या आपको पता है कि साइन की वैल्यू पे ये वैल्यू कब आती है, नहीं पता। तो यहाँ से एक दिक्कत आ जाती है, क्रिटिकल एंगल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी इनवर्स की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। देखो ये कंडीशन तो तभी आप पता लगा पाओगे जब आपको क्रिटिकल एंगल मालूम हो। अच्छा, आपको यहाँ दो चीजें मालूम होनी चाहिए, आपको इसका रेट ट्रेस करना है आगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल कितना है इस क्वेश्चन में और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तभी तो ये कंडीशन चेक कर पाओगे। और अभी तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं पता है। खैर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। बताओ त्रिमनदीप कैसे निकालोगे ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से कैसे निकालेंगे। देखो ये 45 है, ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 45, और ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर भी हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, बट क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल निकालोगे, कंपेयर करोगे, देखो कि टी आर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अलग बात है, हो रहा है तो अलग बात है, बट क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे यहाँ पे तो पता नहीं। तो इसमें हमारे पास एक मेथड होता है बच्चों, ये कंडीशन होती है, दोनों में साइन साइन लगा दो, साइन साइन लगा दिया, ये टी आर की हो गई और ये नो टी आर की। साइन आईसी की वैल्यू क्या होती है, साइन आईसी की वैल्यू ये होती है, अगर ये है तो टी आई आर और अगर ये है तो नो टी आई आर। अब ये लगा सकते हैं, क्यों, इनमें हमारे पास वैल्यूज है, क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या इन दोनों रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो दोनों केस में ये 45 आएगा और ये एंगल कितना आएगा 45 ही आएगा। तो आई तो हमारे पास हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास हो गया। तो एक एक करके हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाली लाइट के लिए कंपेयर करते हैं, ऊपर वाली रे के लिए कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास ये ऊपर वाली रे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान रहे हैं 1.33, तो इसके लिए 1/n क्या हो गया, ठीक है 1.33, और साइन आई क्या हो गया इसके लिए, ये हो गया 1/n इज इक्वल टू साइन आई क्या हो जाएगा 1/√2, ये कितना होता है 1.41। अब बताओ कौन ज्यादा हुआ कौन बड़ा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है ये। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ये नो टी आई आर। टी आई आर नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगी, समझे। अब सेकंड रे के लिए चेक करते हैं, सेकंड रे के लिए क्या होगा। सेकंड रे के लिए क्या होगा बच्चों बोलो, साइन आई की वैल्यू तो यही रहेगी, साइन आई तो सेम रहेगा, और 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है कौन बड़ा है बताओ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा हुआ, तो क्या आ गया साइन आई ग्रेटर है 1/n से, मतलब क्या हुआ ये टी आर होगा। टी आर होगा मतलब ये बाहर नहीं जाएगी, टकरा करके ऐसे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी निकल जाएगी। अच्छा यहाँ से निकलेगी क्यों बच्चे बताओ, यहाँ से निकल क्यों जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आ रही है। तो रे डायग्राम ऐसे बनेगा इसका, कोई डाउट। देखो बच्चों लास्ट क्लास में हम टी आई आर पढ़ रहे थे, इधर देखो आज हम लोग टी आई आर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों टी आई आर में हमने लास्ट क्लास में एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, और टी आई आर में और भी हम लोग कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपको एक एप्लीकेशन बताई थी कि मान लो एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर एक बल्ब रखा हुआ है, एक बल्ब है, उससे जो लाइट एमिट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी।
एक स्फेरिकल रीजन में ही लाइट एमिट हो पाएगी। एक बल्ब अगर रखा हुआ है उससे स्फेरिकल रीजन में ही लाइट एमिट हो पाएगी। क्यों बताओ बच्चे? उससे क्योंकि ज्यादा अगर एंगल पे लाइट रह गई तो TIR कर जाएगी वो ऐसे। तो इतने सर्कुलर रीजन में ही लाइट बाहर निकल पाएगी इससे। अभी रीजन कितना होगा इसका रेडियस वगैरह निकालना होता है। आ रहा है इसमें? ठीक है बच्चे। तो ये हो गया रेडियस, ठीक है बच्चों। और ये वाली रे जो दिखा रहे हैं ये ग्रेजिंग कंडीशन के लिए दिखा रहे हैं। क्या होती थी ग्रेजिंग कंडीशन बताओ बच्चों? हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी जिसके अंदर R 90 होता है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? क्रिटिकल एंगल। जैसे यहां पर आप देखो इस सिचुएशन में लाइट रे है, ठीक है। ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल है ये वाला। अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। बोलो भाई बोलो, कोई डाउट? क्रिटिकल एंगल होगा। ये वाला है क्या? कौन से रूल से? कौन से रूल से? क्या रूल कहते हैं इसे? रूल बताओ भाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शाबाश। देखो अच्छे, ये H हो जाएगा, इतनी डेप्थ नीचे है बल्ब। तो अगर आप इससे देखो अच्छे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन IC होता है 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा यहां से साइन IC क्या आएगा? इस फिगर से साइन IC होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? R, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? अंडर रूट R² प्लस H²। इक्वेट करा दो इक्वेट। 1 बाय n इज इक्वल टू R अंडर रूट R² प्लस H²। दोनों का स्क्वायर कर दो। 1 बाय n² इज इक्वल टू R² प्लस H²। इसको दे ले आओ, इसको दे ले आओ। R² इज इक्वल टू R² प्लस H² इज इक्वल टू n² R²। इसको दे ले आओ, उसको दे ले आओ। रेडियस का स्क्वायर निकालना है मान लो हमको। हमें यहाँ पे R निकालना है तो इसको दे ले जाएंगे। क्या हो जाएगा ये? H² इज इक्वल टू n² R² माइनस R²। H² इज इक्वल टू, इससे अगर आपको एरिया निकालना है, इधर देखो बच्चे, ओम एरिया निकालना है, कितने एरिया में लाइट स्प्रेड हो रही है? एरिया हो जाएगा πr²। ये R² हो जाएगा H² बाय n² माइनस 1। यहाँ H क्या है? H मतलब कितनी नीचे बल्ब रखा हुआ है, और n मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान रखा है, एयर मान रखी, ध्यान रखना। अगर सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, यहीं से चेंज हो जाएगा। πr², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो है ही। अच्छा मान लो अगर मैं कहूँ कि बाहर एयर नहीं है, बाहर कोई और मीडियम है तो क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर बाहर कोई और मीडियम है तो देखो अच्छे, फिर कहानी बहुत बदल जाएगी। इसको हमने n1 मानना पड़ेगा, उसको हमने n2 मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा n2। n1 स्क्वायर हो जाएगा n2 स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ? वो बाहर का नहीं है बच्चे, वो जिस मीडियम में बल्ब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि आउटसाइड मीडियम को तो हम एयर मान के चलते हैं। जैसे मान लो वाटर में बल्ब है तो वाटर मान के चल रहे हैं। समझे या नहीं समझे? अब इससे एसोसिएट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बैक एक्सरसाइज में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। इससे अगर आपको एरिया निकालना है, इधर देखो बच्चे, ओम एरिया निकालना है, कितने एरिया में लाइट स्प्रेड हो रही है? एरिया हो जाएगा πr²। ये R² हो जाएगा H² बाय n² माइनस 1। यहाँ H क्या है? H मतलब कितनी नीचे बल्ब रखा हुआ है, और n मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान रखा है, एयर मान रखी, ध्यान रखना। अगर सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, यहीं से चेंज हो जाएगा। πr², इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो है ही। अच्छा मान लो अगर मैं कहूँ कि बाहर एयर नहीं है, बाहर कोई और मीडियम है तो क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर बाहर कोई और मीडियम है तो देखो अच्छे, फिर कहानी बहुत बदल जाएगी। इसको हमने n1 मानना पड़ेगा, उसको हमने n2 मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा n2।
n1 स्क्वायर हो जाएगा n2 स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ, वो बाहर का नहीं है बच्चे, वो जिस मीडियम में बल्ब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि आउटसाइड मीडियम को तो हम एयर मान के चलते हैं। जैसे मान लो वाटर में बल्ब है तो वाटर मान के चल रहे हैं, समझे या नहीं समझे। अब इससे एसोसिएट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बैक एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है।